एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जब मेरी बहनों की शादी हो गई तब तो मैं पैदा हुई थी और मेरे खुद की बहन के बच्चे भी मुझसे बड़े थे। गांव देहात में ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, जिस बच्ची को स्कूल जाना चाहिए उस बच्ची की शादी कर दी जाती है। अभी तो खुद वह अपने आप को नहीं समझ पाती और माँ बन जाती है। मैं 10 साल की थी जब मेरे पापा ने मुझे पिंक कलर का एक महंगा कढ़ाईदार सूट ला कर दिया। कहने लगे, जैनब इसे पहन लो। मैं अपने गुड़िया गुड्डे से खेल रही थी। आज मैंने उनकी शादी रचाई थी। सारी सहेलियों को मैंने बुलाया था। मैंने कहा, पापा ये तो मेरे लिए लाए हो ना, ताकि मैं अपनी गुड़िया की शादी में पहन सकूं। मैं उस पिंक कलर के जोड़े को अपने साथ लगाए हुए शीशे के पास जाकर देखते हुए कहने लगी। तो पापा कहने लगे कि तू इतनी बड़ी हो गई है, तुम्हारी उम्र नहीं है गुड़िया से खेलने की। पापा ने मुझे गुस्से से डांटा और बेड पर रखी गुड़िया और गुड्डे को पकड़कर कहने लगे, चलो ये कपड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, रात को बहुत से मेहमान आने वाले हैं। पापा ये कहकर मेरी गुड़िया और गुड्डे बाहर ले गए। उस वक्त तो मैं उस पिंक कलर के ड्रेस को देखकर बहुत मगन हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था। सोच रही थी कि आज पापा को न जाने क्या हुआ है। मुझे तो ईद पर भी पापा ने कभी इतना खूबसूरत कपड़ा नहीं ला कर दिया। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मैं अपने बाप की सबसे छोटी औलाद थी। मैं पैदा उस वक्त हुई थी जब मेरी बड़ी बहनें अपने घर शादी होकर विदा हो गई थी। माँ बीमार रहने लगी थी। फिलहाल मुझे याद नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बस दिमाग में आता है कि मेरी माँ भी हुआ करती थी, वरना मैं तो पड़ोसियों के रहम करम पर पली बड़ी थी। पर मैंने वह कपड़ा पहन लिया। पापा ने उसके साथ पिंक कलर की सैंडल और चोटियाँ भी लेकर आए थे। बड़ा प्यारा था। मैं ये सब कुछ पहनकर बड़ी प्यारी लग रही थी जब पड़ोस की एक चाची घर में आ गई। मुझे उस कपड़े में देखकर कहने लगी, मेरी बच्ची जैनब, क्या तेरी अकल मारी गई है? इतनी खुश क्यों है? मैंने कहा, चाची देखो तो पापा मेरे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाए हैं, और ये देखो उसका दुपट्टा पूरा गोटा से भरा हुआ है। वह कहने लगी, हाँ आज तेरी शादी जो है। ये सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, सही में क्या मेरी शादी है? वैसा वाला जैसे मैं अपने गुड़िया का किया करती हूँ। वह कहने लगी, हाँ हाँ वैसा ही वाला। फिर शीशे के पास मुझे ले जाकर बैठा दिया, मेरे मुंह पर मेकअप लगा दिया और भी प्यारी लगने लगी। मैं 10 साल की थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जापानी गुड़िया लगती थी। मेरी सुर्ख सफ़ेद रंग की ब्राउन बाल, ब्राउन कंचा जैसी आंखें, बिना सिंगार भी मैं अपने हुस्न में अपनी मिसाल थी। लेकिन आज मुझे ख़ास तौर पर तैयार किया गया था, क्योंकि मेरी शादी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी गुड़िया का किया करती थी। मैं जिस उम्र में थी, मुझे बस शब्द शादी का यही पता था कि शादी होती है, लड़की दुल्हन बनती है। खूब सारे मेहमान उसे पैसे दे जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मिलते हैं और फिर विदा होकर अपने गुड्डे के साथ चली जाती है। बस इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं था। फिलहाल 10 साल की बच्ची और क्या जान सकती है। शाम के वक्त मेरी बारात आ चुकी थी, लेकिन बारात में कुछ गिने चुने लोग ही आए थे। मैंने अपनी पड़ोस वाली चाची से कहा कि चाची मेरा गुड्डा भी साथ आया है क्या? चाची कहने लगी, चुपचाप बैठ जा, अभी कुछ ही देर में मौलवी साहब अंदर आएंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ अंगूठा लगा देना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं लगा दूंगी। कुछ ही देर के बाद मेरे पापा और मौलाना साहब कमरे में आए थे। मेरे सामने कुछ कागज़ रखे और मेरे अंगूठे पर रंग की स्याही लगा दी। फिर जहाँ जहाँ वह कहते रहे मैं वहाँ वहाँ अंगूठा लगाती रही। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा निकाह इरशाद के साथ किया जाता है, हक मेहर 5 लाख की मांग किया है, तुम्हें कबूल है? तो मेरे पापा ने झट से मेरा सर पकड़कर हाँ में हिला दिया। फिर मौलाना से कहने लगे, मैं उसका वली हूँ, इसलिए ये निकाह मेरी मर्जी से हो रहा है। इतनी छोटी सी बच्ची का भला क्या पता? मौलाना साहब कहने लगे, ठीक कह रहे हो मियाँ, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या पता है कि उसकी शादी हो रही है। इतनी छोटी बच्ची का निकाह होता भी तो नहीं है, तुम 18 साल तक तो इंतज़ार कर लेते। पापा कहने लगे, मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फ़िलहाल लड़के के बाप ने पैसे तो दिए हैं ना, आप अपना काम करो। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कागज़ पर कुछ लिखा और वे चले गए। कुछ ही देर में वह पड़ोस वाली चाची ने मुझे बिरयानी भी ला कर दी, जो मैंने खूब मज़े से खाई थी। जब मैं बाहर निकली तो वह सिर्फ मर्दों का ही भीड़ था और पड़ोस से कुछ औरतें ही आई थीं। मुझे हैरानी से देखी जा रही थी। पड़ोस की चाची ने मुझे एक आदमी के साथ लाकर बैठा दिया, जिसकी उम्र करीब 30 साल की थी। काफ़ी लंबा कद था, उसका सेहत भी काफ़ी अच्छा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और पूरे आंगन में देखने लगी कि मेरे उम्र का कोई गुड्डा तो होगा ना यहाँ पर।
मेरे लिए जिससे मेरी शादी की गई है। लेकिन जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैंने अपने बराबर में बैठे आदमी से कहा, अंकल मेरी शादी किससे हुई है? मेरा गुड्डा किधर है जिससे मेरी शादी हुई है? मेरे बात पर उसने बड़े गुस्से से जवाब दिया, कहने लगा, चुप कर बैठ, अंकल होगा तेरा बाप। उसके गुस्से से मैं कांप कर रह गई थी, थोड़ा डर गई थी और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर के बाद ही उसके साथ मैं अपने बाप की दहलीज पार कर चुकी थी। बाहर एक टैक्सी खड़ी थी जिसकी पिछली सीट पर उसने मुझे बिठाया और मेरे बराबर में खुद बैठ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, जबकि मैं जानती थी कल मैं वापस अपने पापा के घर आ जाऊंगी। मेरी गुड़िया की तो शादी ऐसे ही होती थी, मैं उसकी शादी कर देती थी और अगले ही दिन मेरी सहेली मेरी गुड़िया मुझे वापस कर देती थी। कहती थी अगले हफ्ते फिर शादी करेंगे। मैं खुशी खुशी अपनी गुड़िया वापस रख लेती थी। वह आदमी मेरे साथ बैठा था, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया था। उसकी पकड़ में जाने ऐसा क्या था, मुझे उलझन सी होने लगी थी। वह अपने घटिया से अंदाज में मुझे कनखियों से देख रहा था। मैंने देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए न जाने क्या था। मुझे कपकपी सी होने लगी थी। बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और आंखें मार रहा था। मैं छोटी सी थी लेकिन वह मुझे बड़ी बेबाकी नज़रों से देख रहा था, जो मेरे वजूद पर मुझे आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो उसने और ज़ोर से दबाया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। वह कहने लगा, चुप कर बैठी रहो, मेरा जो भी जी चाहेगा करूँगा, समझी? वह बड़ा गुस्से वाला आदमी था। मैं सहम कर डर कर पीछे हट गई थी। कुछ देर के बाद वह टैक्सी एक घर के सामने रुकी थी। उसने उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए थे और वह बाहर निकल गया था। मुझे भी बाहर निकलने के लिए कहने लगा। टैक्सी अब जा चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुला तो सामने एक नौजवान औरत खड़ी थी जो कि 28 साल की लग रही थी। वह औरत बड़ी हैरान परेशान नज़रों से मुझे और उस आदमी को देखने लगी। ये आदमी कहने लगा, पीछे हट, तू क्यों मेरा रास्ता रोक कर खड़ी है? ये सुनकर वह पीछे हट गई। उसकी रंगत एकदम फीकी पड़ चुकी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो वह कहने लगी, इरशाद, तुझे शर्म नहीं आई? तुमने इतनी छोटी लड़की से साथ शादी कर ली, उसकी उम्र तो देख लेते। वह कहने लगा, बस बस बकवास नहीं कर, ज़्यादा बोलेगी तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चुटिया पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा। मनहूस औरत, मुझे टोक मत लगा। ये मेरी बीवी है और मैंने उसके साथ निकाह किया है। सुना था कि सामने कमरे से एक अधेड़ उम्र की एक और औरत निकली जिसने सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था, सर के बाल भी सफ़ेद थे। मुझे और इरशाद को देखकर वह बूढ़ी औरत इरशाद पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे कमबख्त, क्या कर दिया तूने? इतनी सी बच्ची से शादी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? वह कहने लगा, बस करो माँ, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने, शादी की है क्योंकि मुझे अपना वारिस चाहिए। इस मनहूस औरत ने मेरी उम्र को आग लगा देने का सोच रखा था। पिछले 10 सालों से मैं उससे पाल रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे एक भी वारिस पैदा करके नहीं दिया। मुझे भी अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। औरत कहने लगी, कमबख्त, बुढ़ापे के सहारे के लिए तुझे यही कम उम्र की बच्ची मिली थी? खुद को देख और इस बच्ची को देख। वह कहने लगा, माँ, इस वक्त मेरा दिमाग ना खराब करो, समझी आप? पीछे हटो। उसने अपने हाथ से अपनी माँ को पीछे धकेल दिया। वे बेचारी गिरते गिरते बची थीं। उसकी पहली बीवी ने जल्दी से उस बूढ़ी औरत को पकड़कर सहारा दिया। दोनों औरतें रोई जा रही थीं। वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, ये सब क्या हो रहा है। कमरे का दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया था। मैं तो पागल डरी सहमी खड़ी थी। वह कहने लगा, जाकर बेड पर बैठ जा। एक तो उन दोनों औरतों ने मेरा मूड खराब करके रख दिया है। मैं बेड पर जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक अनजाना सा डर था। वह मेरे पास आकर कहने लगा, देख, उन दोनों औरतों ने मेरा भेजा गर्म करके रख दिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा नखरे मत दिखाना। जो कुछ मैं करूं, मेरा हाथ रोकने या रोने और चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगी। उन दोनों औरतों का गुस्सा तुझ पर निकाल दूंगा, समझी? मैं समझी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन डर जरूर गई थी। मेरे होश उस वक्त उड़ा जब वो मेरे पास बैठ गया। अपने हाथ से मेरा चेहरा थाम कर कहने लगा, इतनी सी उम्र में क्या खूबसूरती पाई है तूने? तुझे देखते ही मेरे तो सारे जज्बात इतने गर्म हो गए हैं। कम वक्त, इतना हुस्न लाई कहाँ से है तू? उस आदमी की पकड़ इतनी सख्त थी, मेरे चेहरे पर उसने अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी थी। मैं पूरी की पूरी कपकपा गई थी। मुझे झुरझुरी सी आने लगी थी। वह कहने लगा, तेरे हुस्न को देखकर जी चाहता है अपनी सारी वैसी जुनून तुझ पर उतार कर रख दूं। उसने अपनी मूँछों पर हाथ फेरा था, फिर मेरे गाल पर चुटकी काटी तो मैंने जल्दी से उसके हाथ को पीछा करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में तो बहुत खुमारी छाने लगी थी।
उसने मेरा दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा, मेरे बालों की चोटियाँ खोलने लगा। मेरा दिल यूं था कि आज धड़कना ही भूल जाएगा। मैं डरी सहमी पूरी की पूरी काँप रही थी। मेरे बालों को उसने आराम से खोल दिया था। मेरे बालों को आगे करके मुझे देखने लगा और कहने लगा, उफ़, कितनी हसीन हो तुमने तो मुझे अभी से ही पागल करना शुरू कर दिया है। ये कहकर जो हरकत उसने मेरे साथ शुरू की, मैं तो यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। वह गुस्से से गरज कर कहने लगा, चुप कर कमीनी, वरना तेरा गला दबा दूंगा। उसने अपना हाथ मेरे गले पर रखकर जरा सा दबाया था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा धाड़ धाड़ बजने लगा था। उसने मुझे जल्दी से छोड़ दिया। कहने लगा, एक तो उन दोनों औरतों को चैन नहीं है, अभी उन्हें सीधा करके आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वो बूढ़ी औरत खड़ी थी और बहुत गुस्से और जलन में थी। उसने थप्पड़ इरशाद के मुंह पर दे मारा था और वह कहने लगी, बेशरम इंसान, क्या जानवर है तू? मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ये सब करेगा तो मैं पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती। चल पीछे हट कमीने। ये कहकर उसने धक्का देकर इरशाद को पीछे किया था। मैं रोए जा रही थी, बुरी तरह से काँप रही थी। वो मेरे पास आई, मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर लेकर जाने लगी। इरशाद सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, माँ, ये मेरी बीवी है, छोड़ दो उसको। मैंने उससे निकाह किया है, पूरे 5 लाख रुपए लिए हैं उसके बाप ने हक महर में। उस औरत ने कहा कि अगर तू चाहता है ना कि तेरा मुंह ना तोड़ूं तो तू मेरा रास्ता ना रोक। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है कि तुझे झेल सकेगी। तेरी बीवी है, तेरी ही रहेगी, लेकिन उसकी उम्र जब तक 18 साल की नहीं हो जाती मैं तुझे इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगी। वह बहुत गुस्से में थी, मुझे बाहर ले गई। सामने दूसरी औरत भी मौजूद थी, वह रोए जा रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। कहने लगी, मेरे बेटे कमबख्त ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया है कि मैं तो तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। इतनी सी हो तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई इतना बड़ा जुल्म करते हुए? मैं हिचकियों से सिसकियाँ बांधे रोए जा रही थी। मुझे क्या पता था कि शादी क्या होती है? मुझे क्या पता था ये सब क्या है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे इरशाद के नाम से भी डर आने लगा था। मैंने कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। वह अंकल दोबारा मुझे अपने कमरे में तो लेकर नहीं जाएगा? तो कहने लगी, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगी। उसने मुझे अपने साथ लिया। कहने लगी, देख तू कैसे बुरे तरीके से कांप रही है। पूरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। चल सो जा। माँ की आगोश क्या होती है, मैंने उस औरत के साथ लग कर महसूस की थी। रोती रोती न जाने कब मेरी आँख लग गई थी। सुबह मेरी आँख शोर से खुली थी। एकदम उठकर बैठ गई। कमरे के बाहर से इरशाद के लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मेरी सास भी उस पर चिल्ला रही थी। मैं तो डरकर बिल्कुल एक कोने से जा लगी थी। कुछ देर के बाद वे अंदर आई। मुझे यूं डरता हुआ देखकर कहने लगी, फिक्र मत करो, मैंने उसे समझा दिया है, अब नहीं आएगा तेरे पास। वह बाहर बहुत दहाड़े मारने लगा था। कहने लगा, मैं देख लूँगा एक एक को। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरी सौतन भी, दोनों मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। मुझे यहाँ आए कुछ दिन बीत गए थे। मेरी सौतन मुझसे पूछने लगी, मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ। मैंने कहा, मैंने तो कभी स्कूल का शक्ल भी नहीं देखा है। मेरे पापा ने कभी स्कूल में डलवाया ही नहीं। वे कहने लगी, मैंने 10वीं पढ़ रखी है। उसने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया था। 7 महीने तक उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ गई थी। मैं छोटे छोटे शब्द पढ़ लेती थी। फिर उसने मुझे पास के स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 10 साल की उम्र में भी दूसरी क्लास में पढ़ती थी। पूरा दिन मैं अपनी सास और सौतन के साथ बड़ी खुश रहती थी। रात को जैसे ही इरशाद के आने का टाइम होता, मैं डर के मारे अपने सास के कमरे में छुपकर बैठ जाती। मैं अब 14 साल की हो चुकी थी। उस बीच मेरी दोस्ती अपने स्कूल के नौजवान से हो चुकी थी। उसने पढ़ने में मेरी बहुत मदद की थी। वह 15 साल का था, 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मैं 4थी क्लास में पढ़ने लगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता हूँ, तुम इरशाद की दूसरी बीवी होना। मैंने अपनी नज़रें चुराते हुए स्वीकार कर लिया था। काफ़ी अच्छा लड़का था, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मुझसे लड़ता झगड़ता या मुझे तंग करने की कोशिश करता तो असगर मेरे सामने किसी दीवार की तरह खड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की थी। एक बार मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरी सौतन बहुत रो रही थी। मेरी सास उसे चुप करवा रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी सास ने कहा, उसके पापा का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैं उसके आंसू पोंछने लगी, उसे पानी पिलाया।
वह और रोए जा रही थी। मेरी सास कहने लगी, मैं उसके साथ उसके मायके जा रही हूँ, उसे वहाँ छोड़कर आऊँगी और कुछ घंटे मुझे वहाँ लग जाएंगे। खाना पड़ा हुआ है, तुम खाकर सो जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास और मेरी सौतन घर से जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, खाना खाया और सो गई। लेकिन कुछ देर के बाद ही घर का दरवाज़ा बुरी तरह से बजने लगा था। मुझे लगा शायद मेरी सास वापस आ गई हैं। मैंने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने इरशाद को देखकर मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी लगा दी। मैं जल्दी से कमरे के तरफ भागी थी ताकि अंदर जाकर कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद कर दूं। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगा, देखता हूँ आज मुझसे तुझे कौन बचाता है। अच्छा हुआ उस कमीनी का बाप मर गया और मेरी माँ ने भी तेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। वह कहने लगा, अपनी बकवास बंद कर। मुझे अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी लगा दी और मुझे बेड पर जोर से पटक दिया और कहने लगा, तू मेरी बीवी है समझी। मेरी माँ तो बुढ़ापे में सटिया गई है, मुझे और तुझे दूर करने का गुनाह कर रही है, लेकिन आज मैं देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। ये कहकर उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर पट्टी बांधी थी और कहने लगा, बहुत चीखना चिल्लाना आता है ना तुझे। मैं उसके सामने बिल्कुल कमज़ोर सी लड़की थी, उसके हैवानियत का शिकार बन चुकी थी। मुझे लगा जैसे आज मेरी मौत हो जाएगी। मेरे आंसू निकल कर तकियों को भिगो रहे थे। वे अपनी हवस पूरी करके उस आदमी ने मेरे मुंह से पट्टी खोल दी थी। तब ही मेरा दम घुटते घुटते बचा था। बेड पर बिछी चादर जगह जगह से लाल हो चुकी थी। वह ये देखकर बड़ा खुश हुआ था। फिर नहाने के लिए वॉशरूम चला गया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खटका था, वॉशरूम से नहा कर वह निकला तो मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने नफ़रत से अपना मुंह मोड़ लिया था। मुझे उस आदमी से सख्त नफ़रत हो रही थी जो उसने मेरे साथ किया था। कुछ देर के बाद ही मुझे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। भागते हुए मेरी सास मेरे कमरे में आई थी। मुझे और बेड को देखकर उनकी रंगत फीकी हो गई थी। उन्होंने उस चादर को देखकर मुंह पर हाथ रखे मेरे पास आ गई। मैं रोए जा रही थी। वो मुझे अपने साथ लगाए इरशाद को गालियाँ बकने लगी थी। खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता था ये कमीना पीछे से आ जाएगा, वरना मैं तुझे अपने साथ ले जाती। मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं तुझे इस जुल्म से बचा नहीं सकी। उसके बाद मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तो मैं स्कूल भी नहीं गई थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी सौतन जब वापस आई तो वह भी इरशाद को बुरा भला कहने लगी। इंसान नहीं जानवर है यह आदमी, औरतों का भूखा है, कमसीन लड़कियों को देखकर पागल हो जाता है। वह मुझे दूध और हल्दी डालकर पिलाने लगी। कुछ दिन के बाद मैं स्कूल तो जाने लगी थी, लेकिन चुप चुप रहती थी। मुझसे असगर बहुत बातें करता था। उस दिन मेरे लिए गुड़िया लेकर आया था। कहने लगा, तुम्हें बहुत पसंद है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। पापा जो मुझे खर्चा देते हैं ना, उसी में से जमा करके मैंने तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी गुड़िया खरीदी है। देखो ना जैनब, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बड़ी खूबसूरत है। मैंने वो गुड़िया उससे नहीं ली। अपने आंसू पोंछने लगी। वह कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। वह कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। वह कहने लगा, कैसे बड़ी हो गई हो? वैसे ही तो हो। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है, इसे रख लो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उससे पहले वो मुझसे कोई और सवाल करता। मेरी गर्दन पर नाखून के खरोच देखकर असगर पीछे हट गया था। मैं रोने की वजह जान चुका था। उसे पता था कि मैं इरशाद के निकाह में थी। वह 15 साल का था। मुझे उससे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वह गुड़िया उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। मेरे सर पर वह हाथ रखकर मुझे चुप करवाने लगा। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से झिलमिला रही थी, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कह पा रहा था। 1 महीने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरी सास जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो जो खबर उसने सुनाई, वह सुनकर तो मेरी सास अपना सर पीटने लगी थी, क्योंकि मैं 14 साल की थी और उस उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे किसी बात की कोई समझ नहीं थी। कुछ भी मुझे हजम नहीं होता था। जो खाती थी उल्टी हो जाती थी। उल्टी के बाद मुझे लगता कि मैं अब मर जाऊंगी। मेरी सास और मेरी सौतन मुझे संभालने लगी थी। इरशाद जब इस बात की खबर हुई तो वह तो खुशी से झूमने लगा था। कहने लगा, अब मेरा बेटा हो जाएगा, मेरा वारिस बनेगा। मुझे फल लाकर देता था, बकरे का मीट भी लाकर देता था। मेरी सास से कहने लगा, उसे मीट खिलाओ ताकि मेरा बेटा ताकतवर पैदा हो, मेरी तरह मर्द बने। मेरा स्कूल छूट गया था, लेकिन उस बीच ये हुआ था कि असगर 1 घंटे के लिए वो मेरे पास आ जाता था। हमारे मोहल्ले में ही रहता था।
काफ़ी शरीफ लड़का था। मेरी सास को उसके आने जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। वह 1 घंटा मुझे पढ़ाकर चला जाता था। कहता था कि तुम्हें 1 साल में 2 क्लास पास करवा दूंगा। स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे पापा की अच्छी बातचीत है, लेकिन तुम पढ़ाई मत छोड़ो। मैंने कहा कि तुम मुझ पर इतने एहसान क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूँगी पढ़कर? ज़िंदगी तो मुझे इरशाद के साथ ही बितानी है। उसके बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि उसे औलाद चाहिए। ऐसी बातें 14 साल की उम्र की लड़कियाँ शायद ही करती होंगी, लेकिन 14 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। मेरी बातें सुनकर वह कहता कि पढ़ाई तुम अपने लिए करो, तुम्हारे काम आएगी। फिलहाल मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू रखी थी। 9 महीने के बाद बच्चे पैदाइश दर्द बर्दाश्त करते हुए मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी। गांव के छोटे से अस्पताल में मुझे मेरी सास लेकर गई थी। मेरी चीखें सबसे ज़्यादा तेज़ थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। लगता था कि बस शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, मैं जिंदा थी। सब खुश थे, लेकिन इरशाद का मुंह बना हुआ था। कहने लगा, बेटी क्यों पैदा की उसने? मुझे बेटा चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, इसमें उसका क्या बस है? अल्लाह ने तुझे जो दिया है उसका शुक्रिया अदा कर, औलाद वाला हो गया है। कहने लगा कि बेटी नहीं चाहिए मुझे, उससे कहो कि इस बच्ची की देखभाल मेरी पहली बीवी सफीना करे। मैं तो खुद भी इस काबिल नहीं थी कि छोटी सी बच्ची को संभाल सकती। मेरी सौतन ही उस बच्ची को पाला था। मेरी सौतन यूँ खुश थी जैसे वो उसकी बेटी हो। अभी 1.25 महीने नहीं बीते थे कि इरशाद पर फिर से भूत सवार हो गया था। इस बार तो अपनी माँ को धोखा देकर मुझे अपने कमरे में ले गया था। कहने लगा, जब तक बेटा पैदा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा और मुझे वो जाने भी नहीं देगा। मैं रोती चिल्लाती जा रही थी। जिस दो राहे पर गुजर कर आ गई थी, मैं दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र थी और उस कम उम्र में जो दर्द तकलीफ में सह रही थी, मेरा जी चाहता था कि आत्महत्या करके खुद को ख़त्म कर लूँ। अब मुझे इरशाद के कमरे में रहना पड़ता था। कुछ महीने बीते थे कि फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार मैंने सारा महीना रोकर बिताया था। डॉक्टर ने कहा, इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि ये 1 साल के अंदर 2 बच्चा पैदा कर सके। पहली बच्ची पर ही बड़ी मुश्किल से हमने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह कुछ इंसान इरशाद जैसे होते हैं जो किसी की जान की परवाह नहीं करते। वह इंसान नहीं, जानवर होते हैं। अंदर से किसी दरिंदे से कम नहीं होते और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की की उम्र कितनी कम है, इसलिए वह ऐसा बर्ताव करना चाहते हैं। बहुत सी लड़कियों की शादियाँ 17 साल में होती होगी, लेकिन उनके शौहर उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करते होंगे जैसा इरशाद मेरे साथ करता था। नरमी का बर्ताव क्या होता है उसे पता ही नहीं था। दूसरी बेटी के पैदाइश के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो ये बचेगी या फिर बच्चा। मेरी सास ने लेडी डॉक्टर से कहा कि अब उसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी ही बंद कर दें। इस लड़की की जान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे मेरी सास के भेष में अल्लाह ने मुझे मेरी माँ दी थी। इरशाद तो दूसरी बेटी को देखकर भी आग बबूला हो गया था। कहने लगा, मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस औरत से शादी करके? उसने भी मुझे एक बेटा नहीं दिया। ये औरत अब मेरे काबिल नहीं रही। उन्हीं दिनों मालूम हुआ कि वह एक तीसरी औरत के चक्कर में था। उससे निकाह कर चुका था। उसके लिए उसने एक अलग घर बना लिया था, क्योंकि वह औरत काफ़ी तेज़ तर्रार औरत थी। इरशाद अब कम ही घर पर आता था। मेरी दोनों बेटियां मेरी सौतन पाल रही थी। मैं बहुत आराम में हो चुकी थी। मेरी इरशाद नाम के बला से जान छूट गई थी। मैंने दोबारा से स्कूल में एडमिशन करवा लिया था। मैंने 12वीं 20 साल की उम्र में ही कर लिया था और 24 साल की उम्र तक मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। पूरे झारखंड में मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, इसलिए मुझे कॉलेज की स्कॉलरशिप की तरफ से 5 लाख का इनाम मिला था। उस 5 लाख की मैंने मशीन खरीदी और घर में ही एक सिलाई सेंटर भी खोल लिया था, क्योंकि मेरी सौतन बहुत अच्छी सिलाई जानती थी। कई औरतों को सिलाई पर भी लगा दिया था। मेरी बेटियां एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मुझे वह माँ नहीं कहती थी। मेरी बेटियां मेरी सौतन को ही माँ कहती थी। जो कपड़े हम बनाते थे वे असगर शहर की एक दुकान पर देकर आता था, जिसकी अच्छी इनकम आने लगी थी। एक बार असगर मुझसे कहने लगा कि तुम इरशाद से तलाक ले लो। मैंने हैरानी से उससे देखा था। मैंने कहा, क्यों? वह कहने लगा कि तुम्हें भी जीने का हक है। मैंने कहा, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी तो 2 बेटियां हैं। मेरी और मुझसे आगे औलाद भी नहीं हो सकती। अच्छा है कि मैं उसी के नाम पर बैठी रहूं। वह कहने लगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। उसके इस बात पर मैं उनको बड़ी हैरानी से देखा था। मैंने कहा, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो असगर, तो तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपना काम कर रही हूँ और मेरा घर भी चल रहा है।
मेरी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। वह कहने लगा, मैं खुश नहीं हूँ। मैं बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले से 2 बेटियां हैं। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे तुम मुझे कोई औलाद नहीं दे सकोगी। मैं कभी तुम्हें ताना नहीं दूंगा। फिर कहने लगा कि मर्द सिर्फ इरशाद जैसे ही नहीं होते, कुछ मर्द मेरे जैसे भी होते हैं। बस शर्त यह है कि एक बार मुझे आजमाने की कोशिश करो। ये बात मैंने अपनी सास और सौतन के सामने रख दी थी। मेरी सास कहने लगी, इरशाद तो अब यहाँ पर आता भी नहीं है। तुम जवान हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? अगर वह लड़का सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें इरशाद से तलाक ले लेना चाहिए और मैं तुम्हें इरशाद से तलाक दिलवा कर रहूँगी। उसे तो सिर्फ बेटा चाहिए था जो उसे मिल चुका है अपनी तीसरी बीवी से। मेरी सास ने इरशाद से मुझे तलाक दिलवा दी थी। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मेरा निकाह असगर से हो गया था। मैंने चाहा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को भी साथ ले जाऊं कि मेरी सौतन रोने लगी थी। वह कहने लगी, मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। मैंने कभी ये समझा ही नहीं ये दोनों बेटियां तुम्हारी हैं। मैंने उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझा है। मैंने अपनी सौतन को ही अपने दोनों बेटियों को दे दी थी। असगर बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। सागर की फैमिली ने शुरू में तो मुझसे ठीक तरह से बातचीत भी नहीं की थी क्योंकि उसकी शादी से वे लोग खुश नहीं थे, लेकिन मैं उनकी जी जान से खिदमत करती रही। वह सब भी मुझसे प्यार करने लगे थे। हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये सब कैसे हो गया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी उम्र अब ठीक हो गई है और बच्चेदानी तुम्हारी स्ट्रांग हो गई है, इसलिए तुमने दोबारा से इस बच्चे को जन्म दे दिया है। इस बार मैंने बेटे को जन्म दिया था। शायद ये सागर का सब्र था जिसका अल्लाह ने इनाम दे दिया था। फिलहाल मुझे उन सभी माँ बाप से गुजारिश है, अपने बच्चों का बाल विवाह ना करें। और आप लोग बताइए, इस कहानी में सबसे अच्छा चरित्र किसका था? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।